अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास है जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे ईरान को धमकी। तो ईरान ने कौन सी ऐसी वीडियो जारी कर दी जिसके बाद तहलका मच गया है। इस वक्त तुर्की में हालात इंतहाई कशीदा हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात हैं, साफियों के खिलाफ जो क्रैकडाउन है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि अमरीका, क्योंकि मैं आपको बताते चलूँ ये कोई इसमें मेरी जो नज़र है, क्योंकि मुख्तलिफ अरसे यानी काफ़ी अरसे से 2 साल से मैं मिडल ईस्ट को कवर कर रहा हूँ, मेरे अंदाजे के मुताबिक हालात ठीक होने के बजाय ख़राब होने के करीब है। उसकी वजह यह है कि शाम को क्लियर करने के बाद इसराइल के लिए नया रास्ता खोला जा रहा है ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए। इसके बाद दाइश को लॉन्च कर दिया गया है शाम में, ये भी आपको पता है, आपके इल्म में है। अब मामला यह है कि अब नेक्स्ट टारगेट ईरान है, क्योंकि यमन पर हमले कल आपने देखा 17 हमले हो चुके हैं, क्योंकि यमन के हवाले से अमेरिका ने पॉलिसी अपना ली कि भाई अब हम नहीं छोड़ेंगे किसी को। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है। दूसरी जानब आपको मैं बताऊं कि इस वक्त ईरान को धमकी दी गई कि आप अक्टूबर से पहले पहले अपने न्यूक्लियर जो आपकी चीजें हैं उसको क्लियर कर दे, वरना आप हमले के लिए तैयार हो जाए। ईरान ने वाजे पैगाम दिया कि भाई ठीक है, हम भी तैयार है जंग के लिए। अब ईरान ने क्या किया है, होना तो ये चाहे था पाकिस्तान की तरफ माजत खाना अंदाज किया जाता है कि भाई सब हम ठीक है कर लेते हैं, क्योंकि हम तो एक डोनाल्ड लू की मार है ना। हकीकत ये है कि डोनाल्ड लू ने कहा कि हुकूमत चलती, हुकूमत गिरा दो, तो हमने कहा जी यस सर, हम गिराने को तैयार है। ईरान ने अमरीकी धमकी के बाद पहली मर्तबा तारीख में अपना ज़ेरे ज़मीन जो है उनके मिसाइलों का पूरा शहर दिखा दिया। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपने एडिटर को कहूँगा वीडियो को ज़रा वाज़ेह तौर पर दिखाएं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भाई साहब किस तरीके से वो उनके जो कमांडर हैं वो इस चीज़ को लीड कर रहे हुए हैं, और ईरान का फ्लैग जीप के ऊपर लगा हुआ है। अंदर एक पूरी सिटी है, पूरा शहर जो अंडरग्राउंड है, जिसमें लेटेस्ट से लेकर कमाल के मिसाइल, कमाल का असलहा, कमाल का बारूद, नए किस्म के ड्रोन्स, हर वो चीज़ आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर नजर आई जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वीडियो दिखाई गई है ईरान की जानिब से, और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि भाई साहब ये चीज़ें तैयार हैं। अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान अपनी सॉवरेनिटी जो है उसको ऐसे तो नहीं बख्शेगा, वो अपनी ज़मीन पर हमले को जो है वो उसका जवाब भरपूर अंदाज में देगा। और ये अंदाज वही है जो उन्होंने अपनाया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम तर बड़े मिसाइल इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इस टनल से गुजरते गुजरते ये फुटेज दिखाने का मकसद ये है कि भाई साहब हम तैयार हैं, हर हाल में तैयार हैं। उसमें कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे किस्म की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस असलहा है जिस पर ईरान ने बहुत पहले से काम किया है, जिसमें चाइना और रशिया की मवानत जो है उनको हासिल है। तो भाई साहब एक तरफ तो ये सिचुएशन है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हालात किस कदर किस डगर खराब होने जाए, उसका पूरी दुनिया पे बड़ा असर पड़ेगा। और असर इसलिए पड़ेगा कि भाई साहब हालात जो हैं वो एक तरफ ख़राब होंगे तो पूरी दुनिया पर जो है असर पड़ेगा। इसराइली पाबंदियों के बावजूद फ़लस्तीनियों की बहुत बड़ी तादाद 25वें रमज़ान को मस्जिद अक़सा में इबादत में शरीक हुई है। बैनुल-अक़वामी ख़बररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली पाबंदियों के बावजूद तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनियों ने मंगल को जो है 25वें रमज़ान पर मस्जिद अक़सा में इबादत की है। यरूशलेम के वक़्फ़ ने इस हवाले से कहा कि नमाज़ों में सबसे ज़्यादा तर यरूशलेम के रिहायशी और इसराइल के फ़लस्तीनी शहरी थे। जहां पर इसराइल ने कब्जा किया है फ़लस्तीन के इलाकों पर, वहां के शहरी थे। तो भाई साहब उन्होंने कहा कि इसका मकसद ये कि भाई साहब हम अपनी सरजमीन के लिए इकट्ठे हैं। अनकरा में हालात इंतहाई कशीदा हैं और मुख्तलिफ जगहों में हालात जो है, अगर मैं कहूँ तुर्की में हालात कशीदा हैं। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तैयब अर्दोगान जो मुनाफिकत की हदें उन्होंने पार की हैं, खासकर इसराइल की इस वार में, इसराइल और गजा के मामले में, लेकिन अब उसका अंत जो है उसका खात्मा बहुत करीब आ चुका है। और खात्मा इसलिए करीब है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इंसान जब बहुत ज्यादा आगे की तरफ जाता है, एक छोटी सी छोटी गलती उसको नुकसान दे देती है। अब आपको पता है कि उन्होंने अपने जो अपोजिशन लीडर हैं साबिक मेयर अकरम इमाम ओगलो, उसकी गिरफ्तारी की है। उस गिरफ्तारी के बाद लोग निकल आए हैं, उमड़ आए हैं, सड़कें हर तरफ शेमान यू उर्दगान के नारे लग रहे हैं। खासकर उनको कहा जा रहा है कि इस्तीफा दो, हर हाल में इस्तीफा दो। लेकिन पुलिस उसी तरह जुल्म बर्बरियत उन्होंने भी जारी रखा हुआ है जिस तरह पाकिस्तान में क्रैकडाउन होता है। अब यहाँ पे 1400 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें से साफियों की एक बहुत बड़ी तादाद है और 10 साफियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्तलिफ जगहों को सील कर दिया गया है।
55 سے زائد صوبوں تک یہ معاملہ پھیل چکا ہے۔ ترکی میں حالات اتنے کشیدہ ہے کہ 55 سے زائد جو صوبے ہیں وہاں تک مظاہرین جو ہے وہ یعنی جھڑپیں شدید ہو چکی ہیں۔ تو بھائی سب حالات آپ کے سامنے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھائی سب حالات نارمل نہیں ہیں، بڑے خطرناک قسم کے ہیں اس وقت قریباً یعنی ترکی کے حالات جو استنبول۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کتنی بڑی غلطی کی، ایک اپوزیشن جو پاپولر لیڈر ہے جس کو آپ نے جیل میں ڈالا اور اس پر پاکستان میں جس طرح عمران خان پر جھوٹے مقدمے بنایا، آپ نے اس پر مقدمے بنا لی۔ اب حالات یہ ہیں کہ حالات اس وقت کنٹرول سے باہر ہیں۔ کتنے لوگ گرفتار کرو، کتنے لوگوں کا یہ فوٹیج آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں۔ دوسرے اب آپ کو بتاتے چلیں کہ واشنگٹن نے جو ہے امریکہ کمیشن برائے مذہبی آزادی بھارتی خفیہ ایجنسی را پر پابندی کی سفارش کر دی۔ بھارت میں اقلیتوں کے حوالے سے جو ہے غیر محفوظ ملک قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے بھارت کے حوالے سے رپورٹ جاری کی جس میں بھارتی خفیہ ایجنسی را پر پابندی کی سفارش کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ 2024 میں مذہبی آزادی کی صورتحال بد سے بدترین ہے۔ اقلیتوں پر حملے، امتیازی سلوک اس میں شامل ہے، اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ بالخصوص سکھ، مسلمان اور دیگر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، باہر دنیا میں بیٹھے لوگ کو نشانہ بنایا جائے۔ تو یہ بل پیش کیا جا رہا ہے، لیکن بھائی صاحب ایک اور بل جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں وہ اچھا نہیں ہے، آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ وہ بل کیا ہے۔ پاکستان جو ہے یہ ڈیموکریٹک ایکٹ جو ہے پاکستان میں، اس کے حوالے سے امریکہ کے 2 کانگریس مین نے بل گزشتہ روز جمع کرایا تھا، جو آپ کو پتا ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا۔ لیکن یہ الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے کہ بھائی صاحب اب آپ نے جو ظلم زیادتیاں، آپ نے جو عدالتوں کو جس طریقے سے خسی کر دیا ہے، اب آگے جا کے آپ کا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ یہ وارننگ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی حکومت کی جو لابنگ ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں پر بڑے زیادہ جو ہے ان پر مقدمات، ان کی فیملی کو اٹھانا، ان کے حوالے سے خواجہ آصف کے بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو ویلسن اور ایک اور ہے جیمی پیریٹا ہے، پتہ نہیں کا جو بھی نام ہے، وٹ ایور، آئی ایم سوری فار دیٹ، میرا خیال جیمی پینیٹا، یہ بھی ڈیموکریٹک پارٹی سے، اور جو ویلسن الگ پارٹی سے ہیں۔ پھر یہ جو ویلسن جو ہے، یعنی ویلسن کی ٹویٹ آپ نے دیکھی، 5 مرتبہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ٹویٹ کر چکے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب بلاول بھٹو اس سے ملے تب بھی جا کے انہوں نے عمران خان کا نعرہ لگایا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بل جو ہے یہ کم سے کم 180 دنوں کے اندر پروسیس ہوگا، پھر کانگریس مین کی اگر میجورٹی آتی اس پر سائن کرنے کے لیے تو حالات یہ ہوں گے کہ صدر جو ہے وہ پھر ظاہری بات ہے اس کو ایگزیکٹو آرڈر ہوں گے اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہوگا۔ لیکن اب بھی پاکستان کے پاس ٹائم ہے کہ آپ بات چیت کریں، بات چیت کے ذریعے معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں۔ اسی طرح نہیں جو آپ لوگ خواتین کو کھینچ رہے ہو، پارٹی کے لوگوں پر تشدد کر رہے ہو، تو ایسی سچویشن میں آپ کے لیے نقصان ہوگا، اور خاص کر آرمی چیف کے خلاف اس میں بڑے بڑے الزامات لگائے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، ہمارے آرمی چیف کے جو ہیڈز جتنے بھی ہیں ان کے سربراہان پر جو عمران خان کے خلاف یا ڈیموکریسی کے خلاف، ان کے خلاف یہ جو الزامات اس میں شامل کیے گئے تو پھر ان پر پابندی بھی عائد ہو سکتی ہے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری طرف پاکستان میں ایک نیا سفیر آنے والا ہے۔ ڈونلڈ لو کے کہنے پر جو رجیم چینج ہوا، اب ایک نیا امریکی سفیر جس کی تعیناتی تقریباً ہو گئی ہے، سینٹ سے وہ پاس ہو گیا ہے، حکم آ گیا ہے، پاول کپور، یہ ہندوستانی نژاد ہیں اور یہ امریکہ کے سفیر ہوں گے پاکستان میں۔ انہوں نے 3 کتابیں پاکستان کے خلاف، یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں پاکستان کے خلاف زیادہ مواد پایا جاتا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک تو ڈینجرس ڈیٹرنٹ ہے، ایک انڈیا پاک اینڈ بوم، دوسرا ہے جہاد از اے گڈ اسٹریٹجی۔ یہ انہوں نے لکھی ہے پاکستان کے خلاف، اب یہ آ رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ بھائی صاحب ان کی کیا پالیسی ہے۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت خاص کر جنا 9 مئی کے 4 مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر رہنماؤں پر فرد جرم عائد کیا گیا ہے۔ فرد جرم میں عسکری ٹاور حملہ کیس، تھانہ شادمان کو جلانے کا کیس، اور زمان پارک اور جنا ہاؤس کے قریب جو تھانے ہیں ان کی گاڑیوں کو جلانے کا کیس، تو ان پر فرد جرم عائد کیے گئے۔ انہوں نے فرد جرم سے یعنی آپ انکار کر دیا ہے، اور ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو آپ کے سامنے رکھے۔ دوسری طرف آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے حوالے سے جو ہم نے کہا تھا کہ کس طرح صحافیوں کو بھیجا گیا، کس طریقے سے یہ صحافی گئے ہیں، تو اب سچویشن یہ ہے دوستوں کہ پاکستانی گورنمنٹ کا موقف بھی، ہم نے بڑا پریشر ٹویٹر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹویٹر، ٹک ٹاک، یعنی ہمارے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے بڑا پریشر بلڈ کیا۔ اب معاملہ یہ کہ پاکستان کا موقف آ گیا ہے، لیکن میں اور موقف بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔
उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये इसराइल के सफ़र के लिए कारआमद नहीं है, लिहाजा मौजूदा ज़वाबित के तहत ऐसा कोई दौरा मुमकिन नहीं है। हुकूमत ने पाकिस्तानी साफ़ियों की इसराइल जाने से मुतालिक रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया। यही नोटिस है। अब मुझे बताएं कि हमारी एजेंसियाँ सो रही थी जब ये दाखिली मामलात या खारजी मामलात होते हैं, कोई जाता है इतने बड़े लेवल पर और फिर इसराइल जाता है और वहाँ पर मौक़िफ़ भी अपना जारी करता है, तो क्या इनके खिलाफ तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्या इनके खिलाफ क्रैक डाउन नहीं होनी चाहिए? किस तरीके से आप, अब मसला क्या है मैं बता देता हूं। उसकी वजूहात यह है कि आज से 1 साल पहले जो क्रैक डाउन होता था, मोहसिन नकवी जब वज़ीर आला थे 2 साल पहले, फलस्तीन का झंडा उठाने पर सेनेटर मुश्ताक को उठा लिया जाए, उसकी बेगम को, मासूम खवातीन को उठा लिया जाता। उसकी वजूहात अब मैं बताता हूं क्या है। क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले में हम चाह रहे थे कि अफगानिस्तान यहाँ पे आए और जंग हो, लेकिन अब अमेरिका और अफगानिस्तान डायरेक्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान अब अपने एक नुमाइंदा भेज दिए, कोशिश यही कि मामला जो है सॉर्ट आउट किए जाएं बातचीत के थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका बहादुर ने कह दिया कि भाई हम डायरेक्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे मफादात की वो जंग भी रुक गई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो अफगानिस्तान के साथ जंग करना था, वो मामला तो बढ़ गया। अब दूसरा मामला इसराइल को एक्सेप्ट करना, नहीं करेंगे तो इमरान खान आज़ाद हो जाएगा। ये बात, ये प्रेशर बिल्ट है। अब मामला ये है कि इसराइल का ये जो वफद गया है, इन्होंने क्या बातें की है, ये किसके कहने पर गए हैं? क्योंकि ये लॉबी अभी से नहीं चल रही पाकिस्तान के हवाले से, ये पाकिस्तान में अंदर एक सोच पाई जा रही कि इसराइल को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये खातून जो है पाकिस्तानी साफ़ी सबीन आगा ने इसराइल का दौरा किया और मीडिया को बताया कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता इस हुकूमत में, यानी यहूदी एजेंट तो इस वक्त कैद है, आडियाला जेल में कैद है, वो तो यहूदी एजेंट है, लेकिन ये किसके एजेंट है ये जरा वाज़ेह करना चाहिए हुकूमत को कि आप किसके एजेंट है। अब मामला ये है कि भाई साहब आपने दौरे इसराइल जिनसे कराया, अब वो खातून सबीन आगा कहती है कि भाई साहब पाकिस्तान में जितने क्रैकडाउन हुए, खासकर बड़े बड़े इज्तिमात को रोकने के लिए, उसमें हुकूमत का बहुत बड़ा अमल दखल है। उसकी वजूहात ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये चाहती है कि इसराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बने। तो भाई साहब फिर आपने मौक़िफ़ इसका सुन भी लिया और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सोच पाई जा रही है। दूसरी जानब आपको बताते चले कि हमारे बड़े प्यारे दोस्त जो है, यानी साफ़ी दोस्त मैं कह सकता हूँ, वहीद मुराद को आज सुबह जो है सहरी के वक्त उठाया जाता है। गाड़ियाँ आती हैं, वीगो डाले आते हैं, उसमें उठाया जाता है। एक और साफ़ी अक्सर मेरे दफ्तर आते रहते हैं, उन्होंने वीडियो बनाई तो भाई साहब आ गए बड़े गुस्से में, डाले से उतरते हुए उसकी बाइक तोड़ी, उसको टॉर्चर किया, ब्लड उसके पाँव से निकला है। जो वीडियो अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो उसको कहा कि भाई साहब मोबाइल का पासवर्ड, तो उसने नहीं दिया तो उसके ऊपर बट रख दिया भाई साहब ये। और फिर उनको कहा कि आप जानते नहीं हम कौन हैं, आप कौन हैं हमें नहीं पता है क्या? हम नहीं जानते आप हमारे पैसों से, टैक्स से ये जो बदमाशियां कर रहे हैं आप, ये जो बट आपने एक सहाफ़ी के कनपत्ती पे रखा हुआ है, तो क्या ये असलहा किसके पैसों से आता है? हमारे और आप सबके टैक्स के पैसों से आता है। तो भाई साहब ये जो जुल्म ज्यादती आप कर रहे हैं ना, ये बड़ा नुकसान होगा आपको। मसला ये है कि आप इतने घबराए हुए, आप इतने डरे हुए, आप इतने सहमे हुए कि जो भी आवाज़ उठाते उसको उठा लेते हैं। तो कल वहीद मुराद, अभी आप देखें, मैं यही कह रहा हूँ कि माओ को रुला रहे हो आप, माओ को रुला रहे हो। माँ की आग जो है वो अर्श को हिला देती है। अब एक तरफ देखें, बुजुर्ग माँ जो है, ये वहीद मुराद की सास है, वो अदालत में जाके दरख्वास्त दे रही है कि भाई साहब मेरे बच्चे को जो है इसकी बाजियाबी हो जाए। यानी ये इस कैपिटल के हालात, इस्लामाबाद के ये हालात है। अब जाते हैं यानी एक घर पर, यानी कभी ऐसा नहीं होता, माएँ बहन बेटियां सांझी होती हैं, लेकिन आज जिस इस रिजीम चेंज करने बाद जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं, खासकर ख़वातीन बहन बेटी पे, उसके तारीख़ में इसको याद किया जाएगा। कल मैं कहीं बैठा था तो एक बुज़ुर्ग से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी जेलें, बड़े कोड़े मारे खाई हैं। वो कह रहे थे कि ज़ियाउल हक़ का दौर इतना ख़तरनाक नहीं था, वहाँ पर तो अगर कोई मेरे पे बगावत के केस था या कोई, तो आ जाते थे, सर्च ऑपरेशन हो जाता, लेकिन ख़वातीन होती थी, उसके बाद वो माज़त करके निकल जाते थे। आयुब खान के दौर में भी ऐसा नहीं था, लेकिन ये पहला दौर ऐसा है जिसमें आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, एमल वली, MKM, ये सारे इस गुनाह में शामिल हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि भाई साहब ये जुल्म ज़्यादती में इन्होंने अपने हाथ जो है रंगे हैं गरीबों के खून से, मासूमों के खून से। अब इस साफ़ी को जो है, एक तरफ तो इस साफ़ी को सहरी के वक्त उठाया जाता है। मैं समझता हूँ दूसरा सहाफ़ी जो समा के सीनियर सहाफ़ियों में से डायरेक्टर न्यूज़ थे फरहान, जिनके कसूर ये था कि मुताले पाकिस्तान से हटकर आपने असल चेहरा पाकिस्तान का दिखाया रफ्तार चैनल के थ्रू, उस पर क्या क्या मुकदमे नहीं हुए, उनको अफ्तारी के वक्त उठाया। मैं समझता हूँ कि कोई गैर मुस्लिम मुल्क भी होता ना, वो कहता नहीं अफ्तारी कर ले फिर उसको उठा देंगे, नहीं सहरी कर ले फिर उठा देंगे।
لیکن یہاں نہ سحری کا انتظار کیا گیا، نہ افطاری کا کیا، اور لوگوں کو اٹھا دیا گیا، اور ظلم اب بدترین کریک ڈاؤن اس وقت صحافیوں کے، اس وقت دو قسم کے صحافی رہ چکے ہیں، ایک وہ جو ضلالت کے تمغے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، اور ایک وہ صحافی جو کہتا ہے میں جس نظریات پر کھڑا ہوں، جو ظلم زیادتی اور اس کے لیے مجھے آواز بلند کرنی ہے۔ تو بھائی سب مشکلات ہم سب کے لیے ہیں، میں خود مقدمے میرے سامنے، آپ کے میرے اوپر مقدمے ہیں، تو اندازہ لگا لے، ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری جانب بہن بیٹیوں کو جس طریقے سے رگڑا جا رہا ہے، وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک یاسمین راشد بیچاری بزرگ خاتون ہے، کینسر کی پیشنٹ ہے، پھر سمی دین بلوچوں خواتین کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا، تو بھائی صاحب آپ جس طرح ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا یہ ساری عمر یہ چیزیں نہیں رہیں گی، ایک نہ ایک دن یہ جو تخت ہے یہ تو جانا، یہ کرسی تو جانی ہے، پھر یاد رکھیے گا آپ کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گا، آپ نے جو ظلم کیا، جو ظلم کرتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کل بھی وقت آئے گا اور پھر کسی اور کا گلا ہوگا، کسی اور کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گلا ہوگا، یاد رکھیے گا یہ بات۔ آج کسی کی بہن بیٹیاں جو اس معاشرے کا حسن تھی، خوبصورتی تھی کہ ہماری بہن بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، آج ہم ان سے دوپٹے چھین رہے ہیں، آج ہم ان کو گھسیٹ رہے ہیں، تو یہ ظلم، یہ زیادتی کا بازار، یہ جبر کی رات، تاریک رات ضرور ہے، لمبی ضرور ہے، لیکن سورج تو طلوع ہوگا ایک دن، آزادی کا جو آزادی ہے، جو ہمیں آئین نے دی ہے، جس کی بنیادیں قائد اعظم محمد جناح صاحب نے رکھی تھی، تو یہ جبر فسطائیت کا یہ دور جو ہے سائد عمر نہیں رہے گا۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔